हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आपको इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विभव तथा धारिता। इस विभव और धारिता के चैप्टर में हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण। हम लोग विभव के बारे में बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके द्वारा उत्पन्न विभव क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके पहले हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन हमारे पास क्या था? पहला कंडीशन हमारे पास ये था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कितना उत्पन्न होगा, अच्छी स्थिति में। और दूसरा हम लोगों ने देखा था निरक्षीय स्थिति में। तो ये दो केस हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव का हम लोगों ने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, वो किस पे है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। अब की बार हम लोग ना तो अक्षीय में देखेंगे तो ना तो निरक्षीय में देखेंगे। अब की बार हम लोग किसी भी बिंदु पर विभव का मान निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये केस जो मैंने दोनों बता रखे थे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बता रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले इन दोनों को आराम से देख लेंगे, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर आप डेरिवेशन देखिएगा, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग आज चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, ना तो वो अक्षीय में होगा ना तो निरक्षीय में, बल्कि हम किसी भी बिंदु पर अगर हमारे पास वैद्युत विभव निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला हमें डिराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसी भी बिंदु पर। अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। यहाँ पे हमने बोल दिया -q चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज है? +q। ये इसका कितना सेंटर है? O। ये दूरी आपकी L है और ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी? ये भी L। और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल 2L। क्लियर है बात यहाँ तक भाई? अब बात हम ये करते हैं कि किसी भी बिंदु का मतलब क्या है। अच्छी स्थिति का मतलब हम इधर कहीं निकाल रहे थे, और निरक्षीय स्थिति का मतलब इसके लंबवत कहीं निकाल रहे थे हम लोग। लेकिन सपोज करो अगर किसी ने हमसे पूछ लिया, बताओ यहाँ पर इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल के बताओ, तो क्या ये अक्षीय में है? नहीं। क्या यह निरक्षीय में है? नहीं है। तो ना ये अक्षीय में ना निरक्षीय में, तो हम कैसे वैद्युत विभव निकालेंगे? तो इसकी वजह से हम लोग अब की बार क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। मान लेते हैं अगर मुझे इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है इसके सेंटर से, तो हमने मान लिया इसके सेंटर से कितनी दूर, कितना एंगल पे है? मान लेते हैं एंगल कितना है आपका? थीटा एंगल। कितना एंगल है? थीटा। और कितनी दूरी पर? मान लेते हैं ये दूरी आपकी कितनी है? r दूरी पर। बिंदु कौन सा है? P है। बिंदु कौन सा है? P है। अगर आप लोग ये जानते हो तो थोड़ा सा हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, आप जानते रहिएगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ रफ करता हूँ। देखिए, अब हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है क्या जो डायरेक्टली यहाँ पर हम निकाल के बता सके? नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्लास 11th में याद करिए, हम लोगों ने कंपोनेंट तोड़ा था वेक्टर का। क्या तोड़ा था? कंपोनेंट तोड़ा था। तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? तो इस वजह से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट इसका तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसका हम क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे। कैसे? जरा बात को देखते ध्यान से। अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ना चाहूँ तो क्या होगा? एक लंबवत कंपोनेंट कैसे तोड़ते? मान लीजिए कोई वेक्टर है, अगर ये वेक्टर ए था और इसका हमें कंपोनेंट तोड़ना होता तो कैसे तोड़ते थे? हम दो वेक्टर ऐसा लेते थे जो इसके क्या हो जाए, लंबवत हो जाए दोनों। तो अगर मैं एक यहाँ मान लूँ ऐसे और एक ऐसे, तो देखिए हो गए कि नहीं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए, नहीं हो गए? एक वेक्टर को मैं इसी की दिशा में मान लेता हूँ और दूसरा इसके लंबवत। जरा देखिएगा कैसे। हमने क्या किया, इसको क्या किया, ऐसे दो वेक्टर में तोड़ दिया। ये क्या किया हमने, इसको तोड़ दिया। अब बताइए, एक तो ये हो जाएगा, एक कौन सा होगा आपका? ये वाला डायरेक्शन होगा, और दूसरा कौन सा होगा? ये। जिधर थीटा होता उधर क्या आता है भाई? कॉस थीटा। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। हमने अच्छा, अगर मैं आपसे शुरुआत से बोलूं कि ये वैद्युत द्विध्रुव है ना, अगर वैद्युत द्विध्रुव ये है
तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, इधर ही तो होगा ना, माइनस से प्लस की ओर। याद करो मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो अब हमने इस द्विध्रुव को क्या किया है, इस द्विध्रुव को दो पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया, मतलब दो पार्टों का मतलब क्या है कि दो हमने क्या किया, दो कंपोनेंट, दो घटकों में तोड़ दिया, दो घटकों में तोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या, अभी वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो आपका है वो इस दिशा में इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। अब हमने इस द्विध्रुव को क्या किया, हमने दो घटकों में तोड़ दिया। एक घटक कौन सा हो गया, ये वाला, और एक घटक कौन सा हो गया, ये वाला। अब जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है भाई, कॉस थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। बात बताओ ये समझ में आई या नहीं आई। हमने किसका घटक तोड़ा है, वैद्युत द्विध्रुव का। किसका, वैद्युत द्विध्रुव का। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस, देखो वेक्टर जो हमने कंपोनेंट तोड़ा है वो कंपोनेंट किसका तोड़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का तोड़ते हैं। वैद्युत, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है कौन, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर है या नहीं है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। और सदिश राशि है तो शुरुआत में उसकी दिशा किधर थी, इधर थी। अब हमने क्या किया, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, जो वैद्युत द्विध्रुव था, इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। एक हमने क्या ले लिया, इसकी डायरेक्शन में, और इसके एक लंबवत ले लिया। बात समझ में आई नहीं। अब देखो इसी के डायरेक्शन में क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं पी कॉस थीटा इधर ले लूंगा तो ये बिंदु बताओ उसके लिए किस तरह बिहेव करेगा, अक्ष की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। बात समझ पा। अब हमें जो वैद्युत द्विध्रुव निकालने के, हमने क्या किया, हमें क्या निकाला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ना वैद्युत विभव तो इस ए बी के द्वारा निकालना था, लेकिन हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था। तो हमने क्या किया, इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी को दो कंपोनेंट, दो घटकों में तोड़ दिया। जब दो घटक में तोड़ा तो एक पी कॉस थीटा हो गया और दूसरा पी साइन थीटा। अब हमें इस ए बी का काम खत्म हो गया, नहीं हो गया। अब इससे मतलब है क्या, नहीं। अब हमें किससे मतलब है, एक पी कॉस थीटा और एक पी। अब हमें ये करना है, पी कॉस थीटा की वजह से बिंदु पी पर कितना विभव होगा, और पी साइन थीटा की वजह से बिंदु पी पर विभव कितना होगा, यही तो हमें निकालना है। अब जरा देखो पी कॉस थीटा किधर है, इधर है, और बिंदु पी कहाँ है, इसी की अक्ष पे है कि नहीं है या नहीं है। तो भैया इस द्विध्रुव पी कॉस थीटा की वजह से बिंदु पी कहाँ आ रहा है, अक्ष पे आ रहा है। तो हम भैया पी कॉस थीटा की वजह से अच्छी स्थिति में हम विभव निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और ये देखो पी साइन थीटा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका कौन है, पी साइन थीटा। ये आपका कौन है, ये आपका पी साइन थीटा, और बिंदु पी कहाँ है, यहाँ पर। तो क्या दिख रहा है, ये निरक्षीय स्थिति में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये मतलब पी साइन थीटा के लिए ये बिंदु किस तरह बिहेव करेगा, निरक्षीय स्थिति में बिहेव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो और हमें पता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे क्या कि द्विध्रुव ए बी को, द्विध्रुव ए बी को दो घटकों में वियोजित किया। क्या किया, दो घटकों में वियोजित किया। प्रथम घटक क्या हो जाएगा, जिसमें प्रथम घटक पी कॉस थीटा है, जो बिंदु P उसके अक्ष में है, उसके अक्ष पर स्थित है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ या ना। हमने क्या किया, द्विध्रुव ए बी को कितने घटकों में वियोजित किया, दो, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा, जिसमें प्रथम घटक पी कॉस थीटा है जो बिंदु P उसके अक्ष पर स्थित है, तथा दूसरा घटक पी साइन थीटा है, जिसमें बिंदु P उसके निरक्षीय स्थिति पर है, निरक्षीय स्थिति पर स्थित है, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे तब द्विध्रुव पी कॉस थीटा के कारण
अच्छी स्थिति में बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा। इसे अगर मैं V1 मानूं तो क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला क्या होता है अच्छी स्थिति का, KP अपान क्या होता है, R स्क्वायर होता है, पढ़ाया है हमने, क्या होता है V1 बराबर KP अपान R स्क्वायर। लेकिन ये KP होता था, यहाँ KP है कि P cos थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा P cos थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले हम लोग P लेते थे, क्यों, क्योंकि तब वैद्युत द्विध्रुव केवल P होता था। अब क्या हो जाएगा P a cos थीटा हो गया। अब क्या हो गया, ये P cos थीटा हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। पहले द्विध्रुव क्या था, केवल P था। अब जैसे इसको घटकों में वियोजित किया तो अब द्विध्रुव क्या हो गए, P cos थीटा। तो अब P की जगह क्या लिखेंगे, KP cos थीटा, और बटे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ पे। इसी प्रकार आगे लिखेंगे, इसी प्रकार द्विध्रुव P sin थीटा के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर, आपको मैंने अभी पढ़ाया कि V2 बराबर, इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया था, V2 बराबर जो निरक्षीय स्थिति में विभव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। चाहे वैद्युत द्विध्रुव आपका कुछ भी हो, चाहे P cos थीटा हो चाहे P sin थीटा हो, लेकिन अगर निरक्षीय स्थिति में तो वैद्युत विभव क्या होगा, समान, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। तो यहाँ से हम बात करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव Vp बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 कितना आया, KP cos थीटा अपान R स्क्वायर, प्लस V2 कितना है, 0। तो यहाँ हो जाएगा Vp बराबर KP cos थीटा अपान R स्क्वायर। बात समझ में आई। तो देखिए हमने क्या फार्मूला निकाल लिया कि अगर अब हमें कोई भी बिंदु दे दे, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने के लिए आपसे बोल दे, तो दूरी आपको दे देगा, और जब वो बिंदु रखेगा तो बता देगा कि इस वैद्युत द्विध्रुव से कितना एंगल पर है, थीटा बता देगा। तो हम निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, दूरी पता हो जाए और थीटा, और आवेश तो अपना निकाल ही लेंगे। तो वो दिया होगा तो यहाँ से क्या निकालेंगे, किसी भी बिंदु पर। तो अभी अच्छी स्थिति में और किसी भी बिंदु पर दो ही फर्क है। जब हम अच्छी स्थिति में निकालते थे तो cos थीटा नहीं आता था, केवल क्या आता था, KP अपान R स्क्वायर। लेकिन जब हम किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, cos थीटा। ये एक्चुअल में जो ये फार्मूला है ये सबके लिए वैलिड है। ये क्या है, सबके लिए वैलिड, चाहे वो अच्छी हो चाहे निरक्षी हो चाहे कुछ भी हो। बात समझ पा रहे हो नहीं, कैसे, जरा वो भी हम समझाते हैं, बात को जरा समझना। इस फार्मूले में एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका आया बेटा Vp बराबर KP cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब अगर बात करें अच्छी स्थिति के लिए, जरा समझना, अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो अच्छी स्थिति में कहाँ होगा बिंदु, यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा। और अच्छी स्थिति जब बिंदु यहाँ पर होगा तो बताओ इस थीटा का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा थीटा का मान। भाई देखो ये थीटा भी अभी यही बिंदु उठा करके हम ला करके ऐसे यहाँ रख दे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। अभी ये P यहाँ पर है, अभी P उठाकर मैं यहाँ रख दूँ तो देखो एंगल क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे आगे आगे करते जाएंगे तो धीरे धीरे एंगल कम होता होता, जब यहाँ पहुँचेगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो उठाकर थीटा यहाँ 0, अच्छी स्थिति के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ रखेंगे तो Vp बराबर कितना हो जाएगा, KP cos, अच्छी के लिए थीटा बराबर कितना हो गया, 0 बटे R स्क्वायर, और cos 0 का मान 1, तो KP अपान R स्क्वायर। क्या यही फार्मूला आता था अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति के लिए हो गया। बात करते हैं किसकी, निरक्षीय स्थिति की। किसकी, निरक्षीय स्थिति में देखो यही आगे चलकर यहाँ आ जाता है ना, और ये एंगल कितना हो जाता है यहाँ से अब 90 डिग्री। तो यहाँ 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, Vp बराबर हो जाएगा KP cos 90 बटे R स्क्वायर, और cos 90 का मान 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में क्या हो गया,
0 हो गया। क्लियर है बात? तो अब आप अपने मन से याद रख, सारे फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, यही फार्मूला याद रख लो तब भी काम बन जाएगा। Vp बराबर KP cos थीटा अपान R स्क्वायर। अक्ष की बात करेगा तो थीटा 0, निरक्षीय की बात करेगा तो थीटा 90 डिग्री। तो जैसे यहाँ 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा बराबर 0 रखोगे तो Vp बराबर KP अपान R स्क्वायर। अब जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा आपको क्वेश्चन निरक्षीय और अक्षीय में ही दे, हो सकता है आपको दे दे कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और उसके बाद इतनी लंबाई की वैद्युत द्विध्रुव है और आपने बोल दिया उस द्विध्रुव से 30 डिग्री के एंगल पर इतनी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तब क्या करोगे, तो फार्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा, जे वाला। क्लियर है बात? यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दे देगा कि दे देगा, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और फिर बोल देगा इस द्विध्रुव से, इस द्विध्रुव के केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तब क्या करोगे, तो भाई कौन सा फार्मूला लगाओगे, Vp बराबर KP cos थीटा अपान R स्क्वायर। क्लियर बात है यहाँ से? तो इस तरीके से हमने आपका ये टॉपिक भी खत्म कर दिया। अगली क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।